Yes, please start. Yeah. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to the discussion forum for today. Inshallah, today we will be having 3 presentations. The first one by Brother Zain, then the second one by Sister Naureen, and the third by Brother Ali Abdullah. So, Sister Amina Ashraf is going to be helping in this coordination as well. So, let's go ahead and get started with Brother Zain. Brother Zain, would you like to share your screen? You can unmute. Let me unmute yours. Assalamu alaikum. Walaikum assalam, Brother Zain. Would you like to share your screen, brother? I would like to share my screen, but दूसरे अकाउंट से मैं शेयर करनी पड़ेगी। ये एक मैं से मोबाइल में लॉगिन हुआ हूँ यहाँ से, तो जो लैपटॉप से लॉगिन हुआ हूँ उसमें से करनी पड़ेगी। उसका मैं आपको एक मिनट, ये जैन रईस के नाम से जो है ना, इससे मैं शेयर कर दूंगा स्क्रीन। Okay, ठीक है, let me give you the sharing privileges and after sharing you can share your screen. Yeah, आपको co-host बनाया गया, so you can go ahead and share your screen. We are not able to see your screen so far. And brother Zain, disturbance भी काफी आ रही है आपके mic से. So if Zain, आपको अगर टाइम होगा तो we can start with Ali Abdullah as well. Or Noreen. Just give me 2 minutes. Sure. Okay, now we can see the screen. Yeah. Okay, Ji, we are able to see your screen. Go ahead. Bismillah. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बिल आलमीन। जो प्रेजेंटेशन का मेरी टॉपिक है वो है फिलॉसफी ऑफ हुसैन अलैहिस्सलाम एंड इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर। तो हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हो रही थी और जो आज के दौर में हो रही है, पहले मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगा कि आज के दौर में और उनके दौर में किस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हो रही थी उसमें किस तरह से आप कह लें कि मुमासिलत है। जो उस वक्त इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हो रही थी और जो आज हो रही है उसके अंदर क्या सिमिलैरिटी है। तो जो हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो आप कह लें कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हो रही थी वो हक और फितने के दरमियान की जंग थी।
हक और फितने के दरमियान की जो जंग होती है वो उस हक और बातिल के दरमियान की जो जंग होती है उससे बड़ी जंग होती है। क्यों? क्योंकि फितने का दौर ऐसा दौर होता है जिसमें इंसान को इस बात का फैसला करने में बहुत मुश्किल होती है कि हक क्या है और बातिल क्या है। क्यों? क्योंकि फितना एक ऐसी चीज होती है जो कि इंसान को इस बात पे मजबूर कर देती है कि वो उसकी बात को माने। वो उसके जहन को इस तरह से फतह करती है कि उसे लगता है कि यही बात हक है, और हालांकि हकीकत ये इसके बरक्स होती है कि हकीकत में वो बात हक नहीं होती। लेकिन फितने का दौर ऐसा दौर होता है जो कि इंसान के लिए उस बात का फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि क्या चीज हक है और क्या चीज हक नहीं है। आज के दौर में जो हमें इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का सामना है, जिस तरह से हुसैन अलैहिस्सलाम को था कि उनके सामने जो लोग थे वो भी मुसलमान थे, और हुसैन अलैहिस्सलाम तो हम सबको पता है कि वो तो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो दोनों तरफ अब आप देखें कि इस तरफ भी मुसलमान है, उस तरफ भी मुसलमान है। तो आज हमारे दौर में भी हम देखते हैं तो वो हम सब जो है वो पैदाइशी मुसलमान हैं। और अफसोस की बात आज ये है कि हम में से कई एक लोग होते हैं जिनका ईमान जो है ना शऊरी नहीं होता, और हम जो भी पैदा मुसलमान होता है उससे हम मुसलमान ही समझते हैं। और हकीकतन जो है वो मुसलमान ही होता है, कानूनी तौर पे तो वो मुसलमान ही होता है जो कलमा पढ़ लेता है। लेकिन हमें इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि क्या जो मुसलमान होता है क्या उसका हर अमल जो है वो इस्लामी होता है या नहीं, क्योंकि इस्लाम में और मुसलमान में फ़र्क होता है। तो ये लाजमी नहीं है कि जो बंदा अपने आप को मुसलमान कहलवाता है उसका जो अमल है वो भी जो है इस्लामी हो। जिस तरह से आज हम देखते हैं कि इस उम्मत के अंदर जो अपने आप को उम्मत मुस्लिमा कहती है उसके अंदर जो बहुत बड़ी बीमारियों में से चंद एक बीमारियों का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। उसमें से सबसे पहले आप कौम परस्ती को देख लें। अभी कल ही 14 अगस्त गुजरी है, तो हम सबको पता है कि ये कौम किस तरीके से ये जो उम्मत है वो कौम परस्ती में मुब्तला है। ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम की बात नहीं है, ये जितनी भी हमारी उम्मत मुस्लिमा है ये मुख्तलिफ अकवाम में आज बढ़ चुकी है कि सऊदी अरेबिया, यमन, शाम, जितने भी हैं, जो है कुवैत हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया। अब कौमी मफाद जो है, आज हमारा मुल्क जो है वो हम अपने मुल्क को हर चीज से जो है ना वो ऊपर रखते हैं। कौमी मफाद को हम इस्लामी मफाद का नाम देते हैं, और मुसलमान मुसलमान को इस वजह से मार है। क्यों? क्योंकि उसका जो कौमी मफाद है वो उसके लिए मुसलमान की जान से भी ज्यादा कीमती है, इस्लाम से भी ज्यादा उसके लिए कीमती है। ठीक है, जिस तरह से हम ये देखते हैं कि पिछली सदी की जो सबसे बड़ी जंग हुई है वो दो मुसलमान कौमों के दरमियान हुई है। ईरान और इराक की जंग तकरीबन 8 साल लगी रही है जंग, और उस जंग का कोई नतीजा भी नहीं निकला। और वह जंग सिर्फ और सिर्फ कौमी मफाद की जंग थी। उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था। इस्लाम जो है वो कौम परस्ती का जो है वो कुल्ली तौर पे रद्द करता है। इस्लाम इस्लाम जो है वो नेशनैलिटी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन इस्लाम इस्लाम नेशनलिज्म को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस्लाम की जो जमीयत है, इस्लाम में जो बाइंडिंग फोर्स है वो कलमा तैयबा है। ये जितने भी कौमी तसव्वुरात हैं ये सब के सब तसव्वुरात क्या हैं? ये महदूद तसव्वुरात है कि कोई बंदा अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो वो पाकिस्तानी हो सकता है, और अगर वो इंडिया में पैदा हुआ तो वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता। लेकिन इस्लाम के दायरे में हर कोई बंदा दाखिल हो सकता है, चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी भी रंग नस्ल का हो, किसी कौम का हो। जैसे कि हमने सहाबा कराम की अगर जमात को देखते हैं तो उस जमात के अंदर हमें मुख्तलिफ जो है वो किस्म के लोग नजर आते हैं, बड़े खानदानों के भी, छोटे खानदानों के भी, मुख्तलिफ कौमों के भी। हजरत सलमान फारसी नजर आते हैं, सोहेब रूमी नजर आते हैं, हजरत बिलाल हबशी नजर आते हैं। तो जो इस्लाम है, इस्लाम का जो जामियत है, उसकी जो जमीयत है, उसका दारोमदार कलमा तैयबा के ऊपर है और कलमा तौहीद के ऊपर है, जिसके जो हम पढ़ते हैं तो हम इस चीज़ की शहादत देते हैं कि हम अल्लाह ताला को अपना इलाह मानते हैं, उसको अपना रब मानते हैं, हम उसकी इबादत करेंगे और दीन को उसके लिए खालिस करेंगे। तो ये चीज़ आज हमारे जहनों से बिल्कुल जो है ना वो निकाल दी गई है, और मुसलमान जो है उसने अपनी कौम को, अपने मफाद को, अपने कौमी मफाद को इस्लाम के ऊपर भी जो है ना वो आज तरजीह देने लग गए। लेकिन चूंकि ये सब कौमें जो है वो मुसलमान कौमें हैं, इस वजह से लोगों को लगता है कि शायद इस्लाम में इस चीज़ की कोई गुंजाइश मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये अमल करने वाले लोग इस्लामी है ना। इसी तरह से हम ये देखें कि अल्लाह ताला ने शुरू से जो है ना दीन एक जो है वो इस्लाम ही रखा है, और अल्लाह ताला ने कुरान में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मुस्लिम कहा है। तो मुसलमान की पहचान है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो मुस्लिम होना है। उसकी ये पहचान जो दी गई है ये सिर्फ पहचानने के वास्ते हैं। ये वो पहचान नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो अपने मफाद का फैसला करेगा, या किसी को मारे या किसी से मार खाए। इसी तरह से आज हम देखते हैं कि बहुत सारे मुसलमान अपने आप को कम्युनिस्ट भी कहते हैं, सोशलिस्ट भी कहते हैं, सेकुलर भी कहते हैं, यहाँ तक कि डेमोक्रेटिक, सेकुलर, ये सब कुछ कहते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो सिस्टम दिया है हमें, क्या वो इनमें से कोई ऐसा एक सिस्टम है जो कि अल्लाह ताला ने हमें, क्या कम्युनिज्म का सिस्टम दिया है, क्या हमें अल्लाह ताला ने सेकुलरिज्म का सिस्टम दिया है, क्या सोशलिज्म का सिस्टम दिया है? नहीं, ये सब किसके सिस्टम है? ये सब शैतान की सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इंसान का कोई बनाया हुआ निज़ाम नहीं होता। यहाँ तो निज़ाम अल्लाह ताला का होता है, या फिर ये इब्लीस का, शैतान का निज़ाम होता है, और ये सारे निज़ाम क्या है? ये सब शैतानी निज़ाम है। तो मुसलमान, आप खुद सोचें कि एक मुसलमान कैसे सेकुलर हो सकता है? सेकुलर होने का मतलब ये है कि वो ये कहे
कि जो हमारी इनफरादी ज़िंदगी है उसके अंदर अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, यानी कि जो हमारा आप कह लें कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर तो अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करते हैं, लेकिन कलेक्टिव लेवल के ऊपर अल्लाह ताला हमारी कोई रहनुमाई नहीं करते। अल्लाह ताला हमें खाना खाना तो सिखाते हैं, अल्लाह ताला ने हमें सियासत करना नहीं सिखाई है। अब ये कितनी अहमकाना बात है, मगर अफसोस ये है कि जो हमारे बाअसर मुसलमान हैं, जो इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम हैं, वो अपने आप को इन फलसफों के साथ जोड़े हुए हैं। अब उन्होंने जब अपने आप को इन फलसफों के साथ जोड़ा है, तो उसके नतीजे में क्या हुआ है कि जो एक आम आदमी होता है जो कि उन्हें देख रहा होता है और वो सारी अपनी नीड, चाहे वो इंटेलेक्चुअल नीड हो या किसी किस्म की भी नीड हो, वो उन लोगों से ले रहा होता है। तो जब उन्होंने इन चीज़ों को अपनाया, तो मुसलमान जो कि आम एक आदमी था, उसने भी इस चीज़ को उनके सामने कूल बना के पेश किया गया, इस चीज़ को कूल की डेफिनेशन बना दिया गया, तो वो हर मुसलमान ने जो है ना इसको अपना लिया। अभी पिछले दिनों भी आप ये हमें एलजीबीटीक्यू का जो फितना आया, उसमें लोग पूछते थे कि ये मुसलमान इस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुरान में क्लियर कट लिखा है जी। आपके पास 3 मिनट रह गए हैं, प्लीज कंटिन्यू अच्छा, करें आप। तो जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि आज आज आप ये देखें कि इन फलसफों की वजह से मुसलमान क्या हुआ, मुसलमान का आइडेंटिटी क्राइसिस में चला गया, उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो गई है। तो अभी हम अगर हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़माने में देखें, तो हुसैन अलैहिस्सलाम की भी जो जंग थी वो मुसलमानों के साथ ही जंग थी, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था कि मुसलमान जो थे वो अपने आप को इलाह और रब बनाने की वहाँ पे कोशिश कर रहे थे, और अल्लाह ताला की इताअत के बजाय लोगों को अपनी इताअत के ऊपर जो है ना वो चलाने की कोशिश कर रहे थे, अपने ताबे करने की कोशिश कर रहे थे। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने वहाँ पे अल्लाह ताला की सोवरेनिटी को लोगों के सामने जो है वो साबित किया कि भाई अल्लाह ताला ही एक इलाह है, अल्लाह ताला ही अकेला अकेला रब है। तो आज जिस तरीके से हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जो है वो लोगों के सामने ये बात रखी कि सोवरेनिटी किसकी है, अल्लाह ताला की है, और इंसानियत की उन्होंने रहनुमाई की, आज उस रहनुमाई करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जैसे वो वक्त के इमाम थे, इसी तरह से आज ये उम्मत मुस्लिमा वक्त की इमाम है। लेकिन हमारी हालत क्या है कि हम जो है वेस्टर्न फिलोसफी से, मगरबी फलसफों से मरूब हो के हम उनकी पैरवी करने लग गए हैं, और इंसानियत जो आज इस घाटे के अंदर पड़ी हुई है और जितनी जो है वो पिस रही है, उसकी जिम्मेदार कौम मुसलमान उम्मत इस चीज़ की जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में आयत नंबर 143 में क्या फरमाया है कि इस उम्मत को लोगों पे गवाह किया जाएगा और रसूल को इस उम्मत के ऊपर गवाह किया जाएगा। जैसे कि रसूल उम्मत पर गवाह होते हैं, इसी तरह से ये उम्मत जो है ना वो लोगों के ऊपर गवाह होगी। तो जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्मत की रहनुमाई की, वो वक्त के इमाम थे, तो इसी तरीके से आज ये उम्मत भी वक्त की इमाम है। तो आज इंसानियत को जो मसाइल का है उनका हल जो है ना वो हमारे पास है। तो आज हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है वो उम्मत को उन मसाइल का हल अपनी कुरान की जो जो हमारे पास जो टूल है, अल्लाह ताला ने जो नूर हिदायत हमें दी है, उसको लोगों के सामने रखें और लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें, और उनके सामने उनका सोल्यूशन जो है वो सबसे पहले प्रोवाइड करें। और जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत दी, देकर ये गवाही दी कि इस्लाम ही हक का दीन है, आज ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हमारी जो कामयाबी का दारो मदार है वो उसके ऊपर ही है। और हम अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम उसके सामने आखिरत वाले दिन कामयाब हो सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आया कि शो सेकंड स्लाइड, आप अपनी सेकंड स्लाइड शो करवा देंगे प्लीज। जी यहाँ पे क्वेश्चन था किसी का, असिस्ट था, देख लीजिए सेकंड स्लाइड का। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप हैंड रेज कर लें। जी यहाँ पे जी उस्मा का मीर क्वेश्चन आ जाफर। रहा है। चलें मीर जाफर आप क्वेश्चन कर लें। जी ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि आजकल जो कौम परस्ती है वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दी गई है। तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो किताल किया था या जो हुसैन अलैहिस्सलाम की मूवमेंट थी वो कौम परस्ती की तरफ तो नहीं थी। तो वो आप इन दो बातों को कैसे रिलेट करते हैं आपस में? इन दो बातों को मैं इस तरीके से रिलेट कर रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं ये आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि मुसलमान का जो अमल होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इस्लामी हो। ये मैंने आपको एक मिसाल दी है कि जिस तरह से उस जमाने में जो थे बहुत सारे जो सहाबा थे, जैसे कि अब्दुल्ला बिन उमर भी थे, उन्होंने लोगों को कहा कि यजीद की बैत ना तोड़ो। क्यों? क्योंकि वो भी मुसलमान ही था दिखने में। तो अमलन जो था या नहीं था वो एक अलग बहस है, लेकिन वो अपने आप कहलवाते तो मुसलमान थे। लेकिन मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह जो मुसलमान होता है ये लाजमी नहीं है कि उसका अमल इस्लामी। जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर उस जमाने में हो रही थी वही इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर आज हमारे सामने हो रही है कि हम जो मुसलमान को देखते हैं, हम ये देखते हैं उसने दाढ़ी रखी हुई है, उसने पांचा ऊपर किया हुआ है, तो उसका अमल भी जो है ना वो इस्लामी होगा। अगर एक बंदा जो है ना मस्जिद के मेंबर पे बैठ के आपको कोई बात कहे और वो आपको कहे कि जो तुम्हारी पहचान है वो पाकिस्तानी होना है, तो हम ये समझते हैं कि शायद ये एक मौलाना साहब ने ये बात की है, तो ये
सही होगी। इसी तरह से जब यजीद ने अपने आप को कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैं तुम्हारा खलीफा बरहक हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों ने जो है ना वो मेरी बैत कर लिया, तो मैं ही खलीफा बरहक हूँ। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ये मुगालता हुआ कि शायद यही हक में है, ये लोग ही हक में हैं। और आज भी आप देखें कि हुसैन अलैहिस्सलाम के फलसफे को समझना आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है। कहीं एक आपको मिल जाएंगे जो है ना, कह लें कि दीनी मजहबी लोग भी, जो कि हुसैन अलैहिस्सलाम की फिलॉसफी को उस तरीके से नहीं समझते जिस तरीके से उन्हें समझना चाहिए। वो यहाँ तक के बात यह है कि इस उम्मत में लोग उन्हें हुसैन अलैहिस्सलाम को बाकी कहते हैं। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि इन दोनों की जो अंदर जो रिलेटिबिलिटी है वो ये है। थैंक यू। उज़मा, आप क्वेश्चन करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सेकुलरिज्म के पर जो बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ज़रा, ये किस तरह से इंटेलेक्चुअल वारफेयर में मतलब इसको लेके आ रहे हैं, ये उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें काइंडली उसको ज़रा। थैंक यू। देखें कि एक बंदा जो है ना, जो बंदा इस्लाम को ना सिस्टम नहीं मानता ना, वो एक किस्म का बंदा क्या है, वो एक किस्म का सेकुलर ही है, चाहे वो अपने आप को सेकुलर कहे या ना कहे। कुछ लोग जुर्रत करके अपने आप को सेकुलर कह भी देते हैं, लेकिन जो लोग इस्लाम को सिस्टम ही नहीं मानते वो एक किस्म के सेकुलर ही हैं, अगर आप सोचें। क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म क्या है? सेकुलरिज्म ये है कि आपकी जो मजहबी जो जो आप कह लें कि जो आप इबादत होती हैं, रसूमात होती हैं, त्यौहार होते हैं, उनका इज्तमाइयत से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उनका सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपका एक पर्सनल मैटर है। आप उसको जिस तरीके से लेके चलना चाहें उसको उस तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन यह है कि आप जब दो लोग आपस में मिलेंगे, वहां जो है ना वो दीन की कोई बात नहीं होगी, वहां मजहब की कोई बात नहीं होगी, हाँ अकेले अकेले अपना अपना दीन जो है ना वो चलाएं। तो ये बात आज हमारे सामने हो रही है कि नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान हैं जो कि इस्लाम को सिस्टम नहीं मानते। इस्लाम को सिस्टम ना मानना एक सेकुलरिज्म ही है ये। अली, आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी। जी जी आ रही है। अच्छा, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। आपने बहुत बड़े वाकये का आपने रेफरेंस दे रहे हैं। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप जैसा ये कह रहे हैं कि फितना, आपने एक चीज कहा है कि उस टाइम भी एक फितना हुआ था। फितने का एग्जैक्ट मीनिंग एक तो जो है एक्सप्लेन कर दिया, आपकी नजर में फितना क्या है और इस्लाम उसको क्या कहता है। और दूसरा जो जो आप चीज जी रिलेट कर रहे हैं ना, वो एक अलग चीज है। देखें, मैं आपको अगर वो देखें, मैं ये नहीं कहता कि हुसैन इस्लाम की शान के अंदर कोई बात हो, लेकिन आपको एक सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। आज के दौर में देख लेते हैं, इमरान खान जो हमारी पॉलिटिकल चल रही है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, इमरान खान हक पे हो, कोई उसके साथ खड़ा होगा इस टाइम? नहीं होगा ना। अब मैं आप लोग ने ना, फितना उसके बाद आया क्या? फितना ये आया। हेलो, अली, आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पूछें। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप फितना आप कैसे कह सकते हैं कि जो है आज का जो फितना है, आप उसको एक्सप्लेन कर दे, आपके लिए फितना क्या है? क्योंकि मैं आपकी टोटली इस बात से, पहली बात से ही एग्री नहीं कर सकता कि और फितने में फर्क होता है। मुझे ये काइंडली एक्सप्लेन जी कर जी दे, आप ये किसका कह रहे हैं? क्योंकि इंटेलेक्चुअल ही फितने से जो आजमाइश है ना, इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर का मतलब एग्जैक्ट ये है, जो फितने हैं उसके अंदर हमने सरवाइव कैसे करना है। फितना टेस्टिमोनियल्स को मेरे ख्याल में तो जी कहते हैं, जी। जो अल्लाह की तरफ से देखें कि इम्तिहानात आते हैं, मैंने आजमाइश। जी जैन, आप आंसर करना चाहेंगे? आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है, लेकिन उस आजमाइश के अंदर इन्वॉल्व तो कोई और ही चीज हो रही होती है। अल्लाह ताला बताते हैं खुद तो नाउजुबिल्लाह इन्वॉल्व नहीं होते उस आजमाइश के अंदर। देखें, बात यह है ना कि जब एक तरफ मुसलमान हो और एक तरफ काफिर हो, जैसे कि बदर में थे, जैसे कि ओहद में थे, वहां किसी को कोई शक नहीं था कि हमने किस साइड पे होना है। ठीक है, ये फितना मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि इस तरफ भी मुसलमान है और उस तरफ भी मुसलमान है। तो इस वजह से एक आम आदमी के लिए फैसला करना बहुत मुश्किल होता है कि भाई कि ये इधर हक है या हक उधर है। जैसे कि आप देखेंगे हजरत उस्मान की जब शहादत हुई है, तो उनके बाद भी जो मामलात हुए हैं उसमें भी यही था, इस तरफ भी मुसलमान थे और उस तरफ भी मुसलमान थे। तो वो एक आप समझें कि फितने की कैफियत थी। फितना उस चीज को कहते हैं जो कि आपके आपके को अपनी बात मानने पर मजबूर कर देता है। ठीक है, और आपके जहन को इस तरीके से पता करता है कि भैया आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि मैंने इस तरफ जाना है कि मैंने इस तरफ जाना है।
ठीक है, आप हो सकता है कि Brother ना Zain, बात आवाज ब्रेक हो रही है काफी. We cannot hear you clearly. की तरफ चले जाएं जी ये आपकी आवाज Zen, we can't काफी hear ड्रैग है. you. Yeah. चले मैं हक की तरफ हूँ, तो इतना कहते हैं। चले. Thank you so much, Zen. Thank you so much, brother. Farhana, over to you. Yeah. Or inshallah. Jazakallah khairan, Brother Zain. So Brother Zain was basically, pointing out towards nationalism. जी, एक point which Brother Zain, mentioned was about nationalism. कि, that is something we have to understand. हम लोग nationalism is a big ideology और हम nation के नाम पे मुसलमान कौम से भी लड़ जाते हैं. So that is a very good takeaway which we can take from his presentation. Inshallah. Now let's move on to Sister Naureen's presentation. Sister Naureen, I have made you the co-host. Please go ahead and share your screen. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Just a moment. Okay. I can't. Sorry, I cannot share the presentation I wanted to share. I don't know what's happening. You can see. आपको मेरी screen नजर आ रही है? नहीं No. नहीं. आ रही. Okay. Zoom would like to record. Okay. I'm really sorry. If you want more time, we can ask Brother Ali to go next, and then you can go after him. ठीक है, आप मुझे आप थोड़ा सा टाइम दीजिए बिकॉज मैंने लास्ट टाइम शेयर की थी तो ये हो रही थी लेकिन अभी ये शेयर नहीं हो रही मुझसे. I'll just try one more. Okay. नहीं, आप प्लीज आप उनको थोड़ा टाइम दें, मैं इसको चेक करती हूँ. सही, ठीक है. Okay, no worries. Okay, Brother Ali, go ahead. Let me make you the co-host, and then you can share your screen. Okay. So, Brother Ali, I made you the co-host. आप go ahead and आपका screen share कर सकते हो और unmute भी करें. Thank you very much. Can you please make my second account course also? मैं वहाँ से बात कर लूँगा. Hand raise Ali Abdullah. दोनों को kindly अगर आप course बना दें. सही. Yeah, done. Okay, thank you. Just a second. Yeah, we can see your screen. You can see. So, मेरी screen नजर आ रही है? जी हाँ. So basically मेरा topic है आज का अली, capitalism. आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही. Just a minute, sorry. Okay, so बेसिकली आज मेरा टॉपिक है कैपिटलिज्म और एंड इट्स इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर. तो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कैपिटलिज्म क्या है और ये किस तरह एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है.
और आपको इसकी वर्किंग का बताऊंगा कि किस तरह इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊंगा, इसकी वर्किंग बताऊंगा कि किस तरह इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर के तौर पे काम करती है। आज जो मेरे पास कॉन्टेक्स्ट है वो सबसे पहले कैपिटलिज्म है। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैपिटलिज्म को होल्ड कौन करता है और वो कैसे इसको होल्ड करते हैं। और तीसरा कि इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर कैसे चल रही है। और चौथा इसके मैं पैरेलल इम्पैक्ट्स गिनवाऊंगा हमारे सिस्टम्स के ऊपर। तो सबसे पहले कैपिटलिज्म है क्या? कैपिटलिज्म बेसिकली एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि ये स्टार्ट हुई थी विद फ्यूडल लॉर्ड्स, जिन्होंने एक जो कंसेप्ट लेके आए थे प्राइवेट ओनरशिप का और फ्री मार्केट्स का। तो इस फ्री मार्केट्स और प्राइवेट ओनरशिप के अंदर क्या होता है कि आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं किसी भी मार्केट के अंदर बैठ कर, आप मैक्सिमम पावर और पैसा जो है वो एक साथ होल्ड कर सकते हैं, एक साथ होल्ड कर सकते हैं। इसका बेसिकली अब मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ आऊंगा कि ये किस तरह एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है और ये आगे किस तरफ जा सकती है, ये बेसिकली बताने वाली चीज़ है। तो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में बेसिकली होता कि इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना वो आइडियोलॉजीज और एकेडमिक्स होती हैं। अगर हम देखें ना दुनिया के अंदर आज वेस्ट अगर इतना कामयाब क्यों है और उनके इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हमारे ऊपर किस तरह नाफिज है, तो उसकी बेसिकली आज दो वजूहात है। पहली वजह ये कि उनकी एकेडमिक्स और उनकी डेफिनेशंस बड़ी पावरफुल है एज कम्पेयर टू आज के दौर में हमसे। हमने उनकी डेफिनेशन और एकेडमिक्स को एक्सेप्ट किया। वो किस तरह एक्सेप्ट किया, अगर आपने देखना हो ना कि दुनिया के अंदर किसी कौम का या किसी नेशन का कितना रोबो दबदबा है, तो आपको ये देखना चाहिए कि उनकी कितनी डेफिनेशंस दुनिया एक्सेप्ट करती है। आज अगर हम देखें ना तो हम वेस्ट की तकरीबन हर किस्म की डेफिनेशंस को एक्सेप्ट इसलिए करते हैं, चाहे वो हमें डेफिनेशन देते हैं कि आपका स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए, आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए, आपके सोशल अफेयर्स इस तरह चलने चाहिए, आपका कल्चर इस तरह होना चाहिए। तो हमने जब मेजोरिटी ऑफ उनकी डेफिनेशंस एक्सेप्ट की है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो हमसे इस उनकी एकेडमिक्स हमसे पावरफुल है। बेसिकली जब 18th और 19th सेंचुरी के अंदर सारी दुनिया जो सी थी, मुस्लिम वर्ल्ड जो सा था वो आपस में लड़ने में मशगूल था। यहाँ पर वो बड़े मायूस थे, उनके पास एक सेंटर नहीं था जो उनको होल्ड कर सके एज सच पूरी उम्मत के तौर पर। उस वक्त वेस्ट ने अपनी एकेडमिक्स पर पूरा जोर दिया और इस वजह से आज वो हमसे किसी ना किसी हद तक कामयाब नजर आते हैं। तो हम जब देखते हैं ना कि उसी एकेडमिक्स का उन्होंने डेफिनेशन का एक स्पेसिफिक हिस्सा जिन्होंने हमें डेफिनेशन दी कि आपने अपनी इकोनॉमी को इस तरह सेट करना है, हमने क्या किया कि हमारे तबकात थे यहाँ पर 19th सेंचुरी के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, हमने उनको एक्सेप्ट करना शुरू किया। हमने उनको एक्सेप्ट इसलिए करना शुरू किया, उनकी उसकी दो वजूहत थी। एक तो ये कि वो हमसे बड़े पावरफुल थे, एक ये। दूसरा, उन्होंने जो अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट पूरी दुनिया को दिया था ना, वो ज्यादा ताकतवर नजर आ रहा था एज कम्पेयर टू जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम उस वक्त दुनिया के अंदर आज था, जिसको हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम नहीं कह सकते। वो जो पावरफुल एंटिटीज थी सारी दुनिया के अंदर वो होल्ड करती थी कैपिटलिज्म को, यानी कि वो अपनी डेफिनेशन देती थी सारी दुनिया को और सारी दुनिया एक्सेप्ट करती थी। अगर कोई रिफ्यूट करता था उनकी इस बात को, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ कुछ ना कुछ होता था। तो ये सारी क्या है, इंटेलेक्चुअल वॉर, कैपिटलिज्म इटसेल्फ एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर इसीलिए है क्योंकि उसके इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर इसीलिए है हमारे ऊपर, बींगा मुस्लिम या बींगा पाकिस्तानी, क्योंकि उसकी सबसे बेसिक वजह यह है कि हमारे पास जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है यहाँ पर जो हमें मिला मिला गया, उसकी डेफिनेशन हमारी बनाई हुई नहीं है, उसके एकेडमिक्स हमने नहीं लिखे। और जिन्होंने हमने उसके ऊपर सिर्फ मतलब हमें जो मिला है हमने सिर्फ उसके ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी अपनी जाहिर किया। दूसरा क्वेश्चन है कि इसको होल्ड कौन करता है? तो इसको होल्ड वही लोग करते हैं जो कि जिन्होंने इसकी डेफिनेशन हमें दी हैं, जो कि वेस्ट है। और वेस्ट के अंदर कैपिटलिस्ट सेक्टर जो है वो उनका जिनका काम ही है कि उन्होंने सारी दुनिया के पैसे को इकट्ठा करना है। और यही वजूहत थी कि अगर हम देखें तो पिछले 100 साल के दौरान हम ये देख सकते हैं कि तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक ने उनके इकोनॉमिक सिस्टम को एक्सेप्ट किया है। वो इसीलिए किया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमें उससे ज्यादा आउटपुट दे रहे थे एज कम्पेयर टू बाकी दुनिया का कोई भी सिस्टम। वो होल्ड करते हैं इस कैपिटलिस्ट एजेंडा को और इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को। अब सवाल ये है कि इसके पैरेलल आज दुनिया के अंदर कोई ऐसा पावरफुल सिस्टम क्यों एग्जिस्ट नहीं करता? उसकी बेसिकली दो तीन वजूहत हैं। पहली वजह ये है कि वो लोग ऑलरेडी इतने पावरफुल हो चुके हैं कि उनके अगेंस्ट जब तक आप उनसे पावरफुल सिस्टम ला के दुनिया को नहीं देते, दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं करना। उन्होंने जो आपको सिस्टम दिया है उसमें नो डाउट मोनोपोली क्रिएट हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बैक एंड पे पैसा ज्यादा सोसाइटी के अंदर फ्लो कर रहा है एज कम्पेयर टू किसी भी दुनिया के और सिस्टम के अंदर। तो इसलिए दुनिया के अंदर कोई भी उनसे ज्यादा उसके पैरेलल कोई सिस्टम नहीं लेके आ सका। अब यही चीज साबित करती है कि एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, क्योंकि सिर्फ उनका नैरेटिव सारी दुनिया के अंदर चल रहा है, उसके पैरेलल कोई नैरेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर आप उसके पैरेलल कोई नैरेटिव लाने की कोशिश करते हैं तो इससे सीधी सी मुराद ये है कि आप उनसे बराह रास्त जंग लड़े। और उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो इस तरह होल्ड करते हैं कि जिस तरह आज हमारे पास एग्जांपल है बीसीसीआई, एक बैंक की पाकिस्तानी निसाद आगा हसन आबदी, उन्होंने बैंक स्टार्ट किया था।
अब वो क्या करता था कि वो डायरेक्टली इस तरह सूद पे काम करने की बजाय ना वो पैसा इकट्ठा करता था, उसको कॉर्पोरेट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता था। वो बैंक आज दुनिया में आपको किसी जगह नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसने डायरेक्ट चैलेंज किया था इस कॉर्पोरेट सेक्टर को, जिसके बाद ये हुआ। अब सवाल ये कि हमने बीइंग अ मुस्लिम या बीइंग अ उम्मत इसको एक्सेप्ट किस तरह किया। उसकी बेसिकली वजह ये है कि जब इनिशियल में अर्ली 1900 में जब ये लोग अपनी डेफिनेशंस दे रहे थे ना दुनिया को, हमारा उसका एक पूरे प्रोसीजर के तहत हम यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी तक पहुंचे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी आइडेंटिटी लूज की, यानी कि हमारा जो फेथ फैब्रिक था उसको इन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले तो हमारी उस आइडेंटिटी को छीनने की कोशिश की, यानी कि हमें उससे अच्छी डेफिनेशन दावेदार थे कि हम आपको उससे अच्छी डेफिनेशन देते हैं। इन्होंने हमें डेफिनेशन दी जिसको हमने एक्सेप्ट किया। आफ्टर दैट हमारी सबसे पहले आइडेंटिटी लूज हुई। जब हमारी आइडेंटिटी खत्म होगी ना, उसके बाद जो चीज हमारे हाथ से छीनी गई वो हमारा इंटरेस्ट है। दुनिया के अंदर कोई भी कौम अगर आप उठा के देखें ना, तो उसके मफादात डायरेक्टली लिंक होते हैं उसकी आइडेंटिटी के साथ। अगर आप उसे शनाख्त छीन ले, उसके मफादात, उसका एजेंडा, उसका स्ट्रक्चर सब खत्म हो जाता है। तो जब हमारी आइडेंटिटी शुरू में क्वेश्चन होना शुरू हुई ना, तो उसके बाद हमारे मफादात जो उनसे वो खत्म होना शुरू हो गए। मुफादात खत्म होने के बाद तीसरा स्टेप जो आया था कि हमने ना हमारी एक कैपेबिलिटी थी रिएक्ट करने की, वो खत्म हो गई। यानी कि अगर आप तारीख उठा के देखें ना, लास्ट सेंचुरी के स्टार्ट के अंदर हम पूरी दुनिया में मुसलमान रेजिस्ट कर रहे थे किसी ना किसी हद तक। आज कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा। तकरीबन तमाम इस्लामी मालिक ने उस इकोनॉमिक सिस्टम को अपना के रखा है, वही डेफिनेशन है उनकी गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि तब रेजिस्ट कर रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता हमने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हमने अपनी आइडेंटिटी लूज की, आइडेंटिटी के बाद हमने अपने इंटरेस्ट लूज किए, फिर हमारे पास कैपेबिलिटी खत्म हो गई रिएक्ट करने की, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी नहीं थी और हमारे पास एजेंडा नहीं था। जब एजेंडा और आइडेंटिटी खत्म होगी तो रिएक्ट करने की कैपेबिलिटी खत्म होगी। फिर हमने क्या किया, चौथा और सबसे आखिरी स्टेज, हमने उस सिस्टम को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया और हमने सरेंडर कर दिया। तो ये जो इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर हम पे नाफिज है ना कैपिटलिज्म की, ये सिर्फ ऐसे अचानक ही नहीं होगी, बल्कि ये पूरा कई सौ साल की मेहनत है उनकी, कह सकते हैं हम, जिसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमें इसकी तरफ लेकर हमने इसको एक्सेप्ट किया। अब इसके इम्पैक्ट की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास इसके जो सबसे बड़े इम्पैक्ट्स हैं वो ये है कि नो डाउट दुनिया में पैसा रोटेट हो रहा है, लेकिन मोनोपोली बहुत बढ़ रही है। हो ये रहा है कि उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो रही है। यानी कि कैपिटलिज्म जोन है वो वेल्थ कंसंट्रेशन की तरफ जरूर आता है, लेकिन उससे क्या होता है कि दो पैसा जो है वो चंद हाथों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दूसरा, एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाती है कि दुनिया भर के रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो मिसगाइड होना शुरू हो मिसलीड गलत हाथों में जाना शुरू हो जाते हैं। हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो उनके कंसेप्ट और उनके नैरेटिव चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने लग पड़ती है। तीसरा, कंज्यूमरिज्म। कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि वो प्रमोट करते हैं कंज्यूमरिज्म को। यानी कि अगर हम देखें तो डिमांड एंड सप्लाई पे पूरी चेन चलती है, जो कि एट द एंड उसका बैक एंड पे कहीं ना कहीं रिजल्ट ये निकलता है कि वो पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, उससे ये फायदा मिलता है कि एक शख्स जो सा अपनी मार्केट में अगर उसने अपनी मोनोपोली कहीं ना कहीं बना ली है ना, किसी भी तरीके से, तो वो उसको लीड करेगा। उसके बाद चाहे जो मर्जी हो, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। हमारे पास रीजन है कि इस्लामिक सिस्टम में और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें क्या फर्क है। उसमें बेसिकली फर्क ये है कि इस्लाम में कैपिटलिस्ट जो क्या नहीं करे, वो सबसे पहले ये तो कह रहे हैं कि बिजनेस को फुल लाइबिलिटीज जो सी हैं वो नहीं ब्रदर अभी मिलेगी। आपके पास दूसरा ये है कि इन अगर आप इसी सिस्टम में श्योर जस्ट अ मिनट मोर, तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो हमेशा किसी ना किसी कर्जों में फंसी रहती है। और तीसरा ये कि यूनिफिकेशन होती है रिसोर्सेज की, यानी कि रिसोर्सेज जो होते हैं मिसगाइड होते हैं, गलत हाथों में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो क्रिएट होता है कि आप मजीद इस दलदल में धंसते चले जाते हैं। तो बेसिकली इस पूरी बात का एब्स्ट्रैक्ट ये था कि अगर हम तारीख उठा के देखें ना, तो हमने आसानी से इनके इस चीज को इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को एक्सेप्ट नहीं किया। ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर सदियों से चलती आ रही है और अब इस टाइम ये अपनी पीक पर है। मैंने उसकी वजूहात बताई कि उसकी वजूहात क्या थी, कि हमने उनकी एकेडमिक्स देखे, फिर हमने उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया, हमने अपनी आइडेंटिटी लूज की, फिर उसके बाद हमने अपने इंटरेस्ट लूज किए। जब ये दोनों चीजें लूज हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि पूरे एक क्लास के तहत हमने क्या होगी रिएक्ट करने की। और आज हम इस जगह पे खड़े हैं कि सारी दुनिया के अंदर सारे उसी इकोनॉमिक सिस्टम को एक्सेप्ट करते हैं, उसी पे चलते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी हर इस्लाम मुल्क की इकोनॉमी और बहुत सी चीजें हैं। तो इसलिए जो उनसे कैपिटलिज्म एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है। Jazakallah khairan, Brother Ali. You have, showed us how capitalism, has taken away our Islamic ideology, especially in the, field of Islamic financing system. Okay, inshallah. Now let's go ahead. Please type in your questions in the chat as well as up hands raise kare, and we'll go one by one.
and we will answer your questions. Okay. Already, okay. Sister Aisha Sajjad, if you can go ahead and unmute and ask your question, please. Please keep it related to the topic and please be concise in your question. Sister Aisha, you can unmute yourself. Okay. Let me move on to Brother Imran. Brother Imran, you can unmute yourself and ask your question. Brother, go ahead. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam. अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था, इन भाई ने जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इससे पहले भी था, हमारा जो सिस्टम ये बता रहे हैं, निज़ाम जो राइट है उसमें एक कैपिटलिज्म भी है। कम्युनिज्म जो है वो तो अब आखिरी सांसों में किसी किसी जगह पे है। कैपिटलिज्म, अब इन्होंने कहा था कि इस्लाम सबसे पावरफुल है। ये इस तरह के सिस्टम तो हमारे उस टाइम भी थे जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। उन्होंने इन्हीं निज़ाम को, जो एक इस्लामिक निज़ाम था, जो हमारा कुरानी निज़ाम है, उसको, उससे उनको बीट किया। तो उसकी वजह से वो बड़े बड़े एम्पायर्स जो थे उस टाइम कैसरो कसरा के, तो वो उसके सामने वो बिल्कुल हीच हो गए और गिर सही। तो आपकी क्या आवाज हमने इन्होंने बताई आपकी है, आवाज ब्रेक हो रही है हमने ब्रदर इमरान। इन्होंने क्या वो भी We are not able to hear you clearly. If you can, क्योंकि आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है. If you can re-emphasize your question concisely, let's see if you can hear you. जी, मैं दोबारा बताता हूँ। ये जो निज़ाम था जो पावरफुल है, इस्लामिक कैपिटलिज्म, क्या इसके पैरेलल जो इसको बीट करने के लिए उस टाइम भी हमारे नबी के दौर में भी आज से 1400 साल पहले ये सारे निज़ाम चल रहे थे। वो कम्युनिज्म था, वो कैपिटलिज्म था। उसको बीट करने के लिए फिर हमारा एक इस्लामिक निज़ाम आया जो कुरानी निज़ाम था, जिसने वो बड़े बड़े कैसरो कसरा को भी अब घुटने टेक दिए। उस निज़ाम के आगे कोई नहीं खड़ा हो सका। क्या ये इन्होंने कोई उसके बारे में भी हमें गाइड करेंगे? वो निज़ाम कौन सा था, वो कुरान से कैसे निकालेंगे हम, उसमें कौन से पॉइंट है, वो कौन सा नजरिया था जिसने पूरी दुनिया को एक्वायर कर लिया था, सारी कौमें उसके नीचे आ गई थी। जरूरी नहीं कि सब मुस्लिम थे, हर कम्युनिटी उसके नीचे आ गई थी, हर मजहब नीचे आ गया था। तो वो कौन सा निज़ाम था? ऑब्वियसली वो भी इन्हीं के मुकाबले में, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, इनके मुकाबले में ही एक इस्लामिक निज़ाम होगा कोई। वो इस्लामिक निज़ाम क्या है? क्या वो कोई ये हमें एक्सप्लेन करें कि किसी नेक्स्ट किसी सेशन में, या कोई भाई? Inshallah. Okay, so Brother Imran ka question hai ki how are we going to get back the Islamic Nizam and thereby bring back our Islamic financing system? So, okay, Brother Ali, if you have few words, you can tell, or inshallah, we will have to actually do a complete, presentation on, this is a very, very big topic. And inshallah, hum wahi head kar rahe hain. We are actually, in IMS, we are trying to, go towards that solutions and stuff like that. Say, okay. Well, let me go ahead and take, okay. Jazakallah, Brother Imran, for your question. Okay, let me go ahead and take another Okay, question. so Yeah, again, please go ahead, brother. okay, so back then उस वक्त मेरा ये question कैपिटलिज्म या सोशलिज्म, सो जस्ट अ मिनट मैं मुकम्मल कर लूँ। उस वक्त तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे मैं जवाब दे चुका कि आज के दौर के अंदर अगर आप इसके पैरेलल कोई सिस्टम लाना चाह रहे हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके आपको डेफिनेशंस और इसकी एकेडमिक्स इससे ज़्यादा पावरफुल देनी पड़ेंगी। तो आपकी आज की इस्लामिक रजीम एक अच्छा इस्लामिक फाइनेंसिंग सिस्टम इसलिए नहीं ला पा रही क्योंकि उनकी डेफिनेशंस बहुत बिखरी हुई हैं। यू हैव टू मतलब इकट्ठी करनी पड़ेंगी सबसे पहले तो। उसके बाद जब आप दुनिया को बताएंगे एक प्रॉपर नैरेटिव बिल्डिंग के थ्रू कि हमारे पास इससे अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम है तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। Okay, Jazakallah khairan. Okay, we'll take one more question and then we'll go on to the next presentation. Okay, Sister Najib. Yeah, Sister Najib, you can unmute yourself and ask your question. Sister Najib. Okay, brother. Walaikum assalam, brother. Can you hear me? Yes, we can. Okay, so nice presentation. One thing I just want to let you know, capitalism started not from the industrial world. It started around 1400 when the Dutch started it. And so if you look back into the history,
It started from the Dutch company, and then the British came in, and that's how it started. So it started long time before that. So I just want to let you know, it started with longer history than in the last 100 years. Just want to let you know. Jazakallah khairan. Okay. Did you have any question as well, brother, or just you had to a comment? So in the question regarding capitalism is all about competing the system. You know, they had more money, so they had more advancement. And then there was a challenge with the Islamic world versus the with the West, and of course the academics got far behind. So उसमें ये हुआ कि they got an upper hand, and then the social and other factors in the East went Bihar. So that is my viewpoint why capitalism is ahead of us. And if we correct ourselves, then it will be better for us. Inshallah. Jazakallah khairan for your input. Jazakallah. Already, I think we have time for a few more questions. Okay. Ammar Ali, please unmute yourself and ask a question. मुझे सिर्फ ये पूछना था कि बहुत ही बेनिफिशियल सेशन है, ये यूट्यूब पे अपलोड होगा या इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? इंशाल्लाह दिस यूट्यूब पे इंशाल्लाह अपलोड करेंगे हम लोग, IMS प्रोडक्शंस की वेबसाइट यूट्यूब पे हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। ओके जज़ाकल्लाह। मेरा क्वेश्चन एक और है, अभी ये भाई ने बोला था कि हमें ये कैपिटलिज्म के अगेंस्ट कोई अपनी आइडियोलॉजी लेके आनी पड़ेगी, तो वो हमें प्रैक्टिस करके दिखानी पड़ेगी, या अगर हम सिर्फ थ्योराइज करके उनको बता सकें कि ये कॉन्सेप्ट है तो फिर भी उसकी क्रेडिबिलिटी होगी दुनिया में? Yeah, Brother Ali, please answer that question. It's a very good question. ओके सो सिर्फ बताने नहीं पड़ेगी। बेसिकली अगर आप कैपिटलिज्म को देखें तो इन्होंने ऑलमोस्ट 3 to 400 ईयर्स लगाए हैं। इन्होंने पहले अपना सिस्टम दिया दुनिया को, फिर उसका प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हम देखें इस तरह कामयाब हो रहे हैं, और फिर उसके ऊपर पूरा प्रोपोगंडा किया, नैरेटिव बिल्डिंग की, तो जाके वो यहाँ तक पहुंचे। अगर आपने इसको कम्पीट करना तो इसी तरह कम्पीट करना पड़ेगा। पहले डेफिनेशंस दें जो इससे अच्छी हों, फिर इनके पावरफुल सेक्टर्स के साथ और लीड्स के साथ कम्पीट करें, फिर उसके बाद प्रैक्टिकली दुनिया के अंदर किसी एक जगह नाफिज करके प्रूव करके दिखाएं कि हमारा सिस्टम अच्छा है, और उसके बाद उस सिस्टम को उसके ऊपर प्रोपोगंडा भी करना पड़ेगा सारी दुनिया के अंदर। ऑब्वियसली आपने नैरेटिव बिल्डिंग करनी है, आसानी से थोड़ी हो जाएगी। जो ऑब्वियसली वो कैपिटलिस्ट हैं वो मीडिया को भी होल्ड करते हैं, तो जारी बात है वो आपके खिलाफ ये कंटेंट नैरेटिव लाने की कोशिश करेंगे, तो प्रोपोगंडा भी करना पड़ेगा। मतलब सही गलत का फर्क साइड पे रखकर कुछ अरसे के लिए आपको सब करना पड़ेगा। सही। Jazakallah khairan. Very well answered. Jazakallah. Already. Okay. Inshallah, now I think we can move on to the next presentation. Sister Noreen. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर नौरीन। जो कहते हैं ना कि अल्लाह के हाथ तुक्के नहीं है, तो लेट्स सी, अगर तो मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर हो जाती है तो ठीक है, तो मैंने अपने कैप्टन से बात की है, अगर मेरी तरफ से नहीं होती तो मेरे भी हाफ पे वो शेयर कर देंगे। इज दैट ओके? यस श्योर। और अगर नहीं होती तो आई हैव योर प्रेजेंटेशन एज वेल, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। Brilliant. आप अगेन ट्राई आई करें। थिंक मेरे प्रॉब्लम है, आप प्लीज शेयर कर दें। अच्छा कैन यू सी द स्क्रीन? जी बिल्कुल मैं देख सकती हूँ। Just let me know when you have to go next and I'll do the other slide. I'll go to the next slide. ओके थैंक यू बहुत शुक्रिया। मेरा नाम नौरीन यासिर है और मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ C30 ग्रुप को। हमारे कैप्टन अली शाहिद हैं और हमारे जो हेड हैं वो अब्दुल वहाब हैं। मैंने इन स्लाइड्स थोड़ा सा चेंज किया था इनटू डिफरेंट पैटर्न, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम शुरू कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल वारफेयर से आज। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम बात करें कि इंटेलेक्चुअल क्या है और वारफेयर क्या है। तो इंटेलेक्चुअल को हम अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये एबिलिटी टू थिंक एंड अंडरस्टैंड आइडियाज एट अ हायर लेवल। कि हम सब सोचते तो हम सभी हैं, आप भी, मैं भी, हर आम इंसान, हर खास इंसान, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल के ज़ुमरे में तब आता है जब हमारे आइडियाज़ जो हैं वो इस लेवल पे हों कि वो पूरी दुनिया को उस पे इम्पैक्ट आ रहा हो। और जब हम वारफेयर की तारीफ करते हैं तो वारफेयर क्या है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? सो वारफेयर इज साइकोलॉजिकल वार, इंटेलेक्चुअल वारफेयर, सॉरी नॉट द वार, इंटेलेक्चुअल वारफेयर फिर ये हो जाएगी कि ये एक नफ्सियाती जंग है जिसमें बगैर किसी हथियार के दूसरे को जेर कर लिया जाता है, जिसको हम अपनी उर्दू की जुबान में फिक्री जंग भी कहते हैं अक्सर। कि ये
एक फिक्री जंग है। क्या इंटेलेक्चुअल वारफेयर जो है वो जारी है? तो बिल्कुल जारी है। पूरी दुनिया में जो भी शख्स जिसको हम अल्फा मान लेते हैं, जिसके पास ताकत होती है, वो शख्स होता है जो कि नए आइडियाज लेके आता है, जो हमें बताता है कि ये काम भी मुमकिन है। अगर मैं मिसाल दूं तो जैसे अमेज़न ने ई कॉमर्स को कंट्रोल किया है, उसने बताया कि आप एक ऐप से पूरी दुनिया में कैसे बिजनेस कर सकते हैं। नासा है, स्पेस एक्स है, जिन्होंने जाके स्पेस में जाके बताया कि बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां तक रिसाई मुमकिन है। फिर अगर हम बिल गेट्स की बात करें तो हेल्थ एंड एजुकेशन में उन्होंने अपने आप को अल्फा साबित किया है। फिर इलन मस्क है जिसने टेक्नोलॉजी में ये साबित किया है कि वो कुछ भी कर सकता है। बात जब इलन मस्क की आती है तो एक आजकल जिस आप सब शायद जानते होंगे कि स्पेस एक्स के नाम से जो उसका इदारा है, वहां पर वो स्पेस के खला के बारे में डिस्कवर करता है। उसने 4 आम बंदों को वहां भेजा था, लेकिन जो रीसेंट उसने काम शुरू किया है वो न्यूरो लिंक के हवाले से शुरू किया है। ये मैं आपको मिसाल इसलिए देना चाह रही हूँ टू एक्सप्लेन कि इंटेलेक्चुअल वारफेयर में वो किस तरह हमसे आगे हैं। सो न्यूरो लिंक को शुरू किया था उसने 2016 में, और आज 2023 में उन्होंने एफडीए से अप्रूवल ले लिया है कि न्यूरोलिंक की जो चिप है वो इंसानी दिमाग में लगाई जाएगी। इसको N1 चिप के नाम से इसको नाम दिया गया है, और जो रोबोट है वो R1 उसका नाम रखा गया है, R1 रोबोट, जो कि एक बिल्कुल छोटी सी चिप को इंसानी दिमाग के अंदर इम्प्लांट करेंगे और उससे वो इलाज करेंगे ब्रेन डिजीजेस का, स्पाइनल इंजरीज का, और जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उनको वो सही करने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ से ये शख्स शुरू होता है और कहाँ तक ये जा रहा है। फिर इसी तरह अगर हम मार्क जकरबर्ग की बात करें तो उसने वर्चुअल रियलिटी, जो इसने एक मेटावर्स शुरू किया है, तो वो भी आपके और हमारे जैसे आम इंसान है। तो हाउ कि वो हमसे ज्यादा सोच रहे हैं, वो हमसे ज्यादा आगे जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? और हम लोग अभी तक अपने छोटे छोटे मसलों में उलझे हुए हैं। क्यों हमारे जहन में ये ख्याल नहीं आता कि हमने आसमान फतह करना है, या हमने जमीन पे कुछ ऐसा काम करना है जो दूसरों की भलाई के लिए हो। सो इंटेलेक्चुअल वारफेयर में हम अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? सवाल ये पैदा होता है। तो इसके बारे में एक जो मुझे समझ आई, एक आपने टर्म सुनी होगी, क्रैब्स इन अ बकेट मेंटालिटी। आपने एक क्रैब देखा हो, अगर आप एक क्रैब को एक बकेट में डाल दें, अगर वो अकेला हो तो वो उस बकेट से बाहर आ जाता है। लेकिन अगर अगर आप 3-4 क्रैब्स जो हैं वो एक बकेट में डाल देंगे तो वो एक दूसरे को बाहर नहीं आने देते, वो एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को उन्होंने साइकोलॉजी में क्रैब्स इन अ बकेट मेंटालिटी या क्रैब्स मेंटालिटी का नाम दिया है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो आई थिंक ये हमारा सबसे बड़ा मसला है इस टाइम पे, क्रैब मेंटालिटी का। कि आप दूसरी स्लाइड पे जा सकते हैं, प्रोपेगेंडा वाली पे। थैंक यू। तो सबसे बड़ा मसला हमारा ये है कि हमारे अंदर ये जो मेंटालिटी है कि हम किसी को आगे नहीं बढ़ते हुए देख सकते। जो ही कोई शख्स अल्फा बनने की कोशिश करता है तो हम उसको पीछे से उसकी टांगे खींचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि जो क्रैब्स हैं वो करते हैं। दूसरा क्रैब जो है वो पहले क्रैब के साथ हैंग होता है, और तीसरा दूसरे के साथ, चौथा तीसरे के साथ, और वो पुल करते रहते हैं। इसीलिए उस बकेट के ऊपर ढक्कन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जो क्रैब्स हैं वो ही एक दूसरे के लिए काफी होते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो ये मेंटालिटी बहुत कॉमन है, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से हम लोग अपने अपने दायरे से बाहर सोचने की हिम्मत नहीं कर रहे। ये इस चीज पे काम करने की बहुत जरूरत है। अगर हम इंटेलेक्चुअल वारफेयर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे की टांग खींचने के बजाय एक दूसरे के साथ चलना है। अगर हम एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे तो फिर हम जितनी मर्जी बातें कर लें, हम जितनी मर्जी प्रेजेंटेशंस दे दें, हम वहीं के वहीं रहेंगे। बहुत सारी चीजें इसमें ऐड की जा सकती हैं जो कि आजकल हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं। जैसे कोरोना आया था और वहां पर बहुत सारी ये बातें उछली थी कि ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए है, या एक सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कैश फ्लो जो है वो डिजिटल हो जाए और लोगों के हाथ में कुछ भी ना रहे। इसी तरह एक मिसाल मैं यहाँ देना चाहूंगी एंड्रयू टेट की।
वो उस शख्स का बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे लोग इत्तेफाक नहीं करते, लेकिन उस शख्स ने जिस तरह हमारे बच्चों के जहनों पे गिरफ्त हासिल की है और जिस तरह वो नेशनल टीवी पे बैठ के इस्लाम की बात करता है, आई थिंक सैल्यूट टू हिम। वो कहता है जब उसके मुंह से इस्लाम की बात निकलती है तो हमारे बच्चे सुनते हैं। हमें ऐसी पर्सनैलिटीज अपने मुल्क से निकालनी है, अपने इर्द गिर्द से निकालनी है। अगर नहीं है तो हमें बनाने की कोशिश करनी है कि जिसकी बात में इतना असर हो कि जब लोग उसको सुने तो वो उसको थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचें कि भाई अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है कि सॉल्यूशन के ऊपर अगर हम आते हैं कि हम क्या करें। भाई अब ठीक है, अब लोग बहुत अब चांद पे पहुंच रहे हैं, आसमान को फतह किया जा रहा है, दुनिया में सारा गलबा है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है कि हम इस इंटेलेक्चुअल वारफेयर का हिस्सा ना सिर्फ बने बल्कि इसको जीत भी जाएं। वो एक मिसाल है कि जो शख्स शहद से मरता है उसको जहर देने की जरूरत नहीं है। तो ये आजकल हमारे साथ हो रहा है इंटेलेक्चुअल वारफेयर में। अब हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप मुझे लगता है कि हम लोग ले सकते हैं वो है कि हमें अपनी पर्सनालिटी खुद चेंज करनी है। बजाय इसके कि मैं आपको पॉइंट आउट करूं, आप किसी और को पॉइंट आउट करो, क्यों ना मैं खुद से शुरू करूं ये चीज कि जो चीज मुझे दूसरे में बुरी लग रही है मैं उसको खत्म करूं, बुक्स पढ़नी शुरू करूं। हम लोग यूट्यूब से बहुत सारी वीडियोस देख रहे हैं, हम लोग बहुत सारे स्कॉलर्स को सुन रहे हैं, लेकिन जब हमने किसी को आर्ग्यूमेंट देना होता है तो हमारे पास रेफरेंस नहीं होते। मेरा रेफरेंस अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैंने साहिल अदीम से सुना था, ये बात उसने की थी, तो आप मुझसे पूछेंगे भाई कहाँ लिखा हुआ है, और वहां आके मैं लाजवाब हो जाऊंगी। बुक्स रीडिंग बहुत जरूरी है, हमारे पास अपने रेफरेंस होने चाहिए ताकि कोई बंदा जब हमारे सामने आके बैठे हमसे आर्ग्यू करे तो हम बुक खोल के उसके सामने रख दें। इसी तरह हमारे बच्चों को हमने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट नहीं बनाया। टास्क 6 में बात की गई थी कि बच्चों को आप जब दौलत जो है उनका जो है मेन ऑप्शन बन गया है कि वो चाहते हैं कि जो हमारे पास है, मनी इज द पावर, लेकिन वो इसलिए है कि हमने अपने बच्चों को फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बना लिया है। हम लोग बच्चों को इसलिए नहीं पाल रहे कि ये बड़े होके दीन इस्लामी सिस्टम लेके आएंगे, या कोई हम इसलिए पाल रहे हैं कि ये बड़े होंगे जो हम इन पे मेहनत कर रहे हैं वो वापस आएगी। our kids are not our future investment। उनको ख्वाब देखने दें, उनको पर दें, उनको बताएं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम अपने बच्चों को सिर्फ बांध के रख लेंगे तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक और चेंज जो मुझे लगता है आना चाहिए वो ये है कि मैंने इंग्लिश स्कॉलर्स को भी सुना है, उर्दू स्कॉलर्स को भी सुना है, लेकिन कोई भी शख्स ये बात नहीं करता कि इस्लामिक सिस्टम कैसे नाफिज होगा, इस्लामिक सिस्टम कैसे आएगा यहाँ पर। कोई बंदा ये बात नहीं करता, कोई हमको ये नहीं बताता कि जब निजाम आएगा तो इस्लामी निजाम की सजाएं हम पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगी, ये उस शख्स पे होंगी जो उसके खिलाफ होगा। अगर हमको लगता है कि हम अच्छे हैं या हम इस्लाम की राह पे चल रहे हैं तो फिर हमको डरने की जरूरत नहीं है। हमारे स्कॉलर्स को जरूरत है कि वो इस पे बात शुरू करें। हम लोग जहां जहां जिस जिस इलाके में रहते हैं हम उसको इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दें तो तब्दीली आएगी। उसके बाद एक और चीज ये है कि जैसे यहाँ पर हमारे जो इंग्लिश कम्युनिटी है या जो वो लोग जो ताकत में है, बिग ब्रेन्स, वो 5 साल का या 10 साल का मंसूबा नहीं सोचते, वो 100 साल का सोचते हैं। तो हमें भी 100 साला मंसूबा चाहिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमें सिर्फ अपने बच्चों को के लिए नहीं, बच्चों के लिए सोचना है कि जब वो आएंगे तो मसाइल का हल वो कैसे दरियाफ्त करेंगे, उसके लिए हमें तैयार करना है उनको। सो लेट्स मेक अ 100-year प्लान, लेट्स कनेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े और एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे का सहारा बन के खड़े हो जाएं, और जो बात नौरीन मेरी आपका गलत है उसको माशाल्लाह बताएं। सबका था, लेकिन आप फाइंड अप करें सर। दैट्स इट। मैं यही कहूंगी आखिर में कि हमें 100 साला मंसूबे की जरूरत है, नौरीन आपका 100 टाइम दिन अप की। हो गया, बहुत आप शुक्रिया, थैंक फाइंड यू। अप कर लें प्लीज। फाइंड अप हो गया बस, थैंक यू। Jazakallah सो khair. मच। Yeah. अच्छा Sister, question yeah. Sister Amreen, go ahead if you can take the questions. आप coordinate कर लें. मिस फरहाना, can I take the questions? Yeah. आप go ahead, you can take the questions. Okay, Aisha Sajjad, please unmute. This is Aisha ने already okay, yeah, she didn't ask a question that time. हेलो Go ahead. जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी वालेकुम सलाम। जी मैं ये बस कहना चाहती थी कि सिस्टर ने जो अभी प्रेजेंटेशन दी है बहुत ज़बरदस्त इनके पॉइंट्स थे और इन्होंने यही बात की है कि बातचीत करने से बेहतर है कि हम अब कोई ऐसा स्ट्रेटजी बनाएं कि हमने अब अमली तौर पर क्या करना है निज़ाम लाने के लिए। तो दूसरी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि हमें इस वक्त जो है हर महाज पे जंग नहीं छेड़नी चाहिए। मतलब हम नेशनलिज्म के खिलाफ और जॉइंट फैमिली और सर साहिल जिस तरह 3-4 जगहों पर बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें फोकस करना चाहिए मेन प्रॉब्लम्स पे कि दीन का निज़ाम कैसे नाफिज किया जाएगा। उसमें अगर हम नेशनलिज्म को पॉइंट ऑफ अपना वो बनाते हैं सेंट्रल पॉइंट कि नेशनलिज्म जो है हमें दीनी निज़ाम कायम करने पे से रोकता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा तो हमारे मुल्क में हो नहीं रहा ऐसा कुछ, जैसा कि तुर्की का हम देखते हैं पास्ट कि उन्होंने इवन अजान भी अपनी जुबान में कर ली थी, तो वो था नेशनलिज्म। ठीक है, हमारा जो पाकिस्तान का नेशनलिज्म है बिल्कुल भी वैसा नहीं है, हम एज अ नेशन बिल्कुल जीरो हैं। तो हम अपनी जो है नेशनैलिटी को या नेशनलिज्म को उस लेवल पे नहीं उसको कर सकते, डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हम एज अ नेशन उस तरह के अभी भी नेशन नहीं बने कि हमारा जो है वो क्लैश हो। तो हम अगर अभी भी हमें देखें तब्दीली का, जब आई डोंट नो रेड लाइट या ग्रीन लाइट जो भी कहा जाता है कि दिखा के जब हमें कहा गया कि रियासत मदीना बनाई जाएगी, तो लोग अंधाधुंध उस बंदे के पीछे भागे और भागना भी चाहिए था, क्योंकि हमें बाकी तब्दीली चाहिए हो, हमें इस्लाम के नाम पे ही तब्दीली चाहिए। तो हमने कभी यह उसमें नहीं देखा कि हम उसमें पाकिस्तान को लाएं या नेशनलिज्म को, या कोई भी ऐसा डिस्कस नहीं किया गया। हम वाकई चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम आए। तो अब ये मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम रियासत मदीना बनाना चाहते हैं, निज़ाम कायम करना चाहते हैं, तो उसमें पाकिस्तान को इस वक्त डिस्कस ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि हम उसके फ्लैग को या उसके कौमी तराने को लेके कोई बहस करें, क्योंकि इस वक्त हमने अगर ये बहस छेड़ी तो हम फिर यू डिवाइड हो जाएंगे। आपका hear क्वेश्चन me? क्या है? क्वेश्चन आपने एक्चुअली अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर दी है। मैं यही कहने अच्छा वाली थी कि सॉरी, असल में मैं प्लीज अपने ग्रुप के साथ जो भी आपकी पॉइंट्स है ना उनको प्रेजेंटेशन में लाके प्लीज डिस्कशन फोरम में उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, चले थैंक यू ठीक है, सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू थैंक यू। I just have one question. I'll request Noreen, can you please define intellectual and warfare जैसे आपने उर्दू में किया, intellectual को अलग and warfare को अलग. Can you define it in English as well? जी जी बिल्कुल। Yeah. सो इंटेलेक्चुअल अगर मैं कहूँ कि ओके, so if I say what does intellectual mean, so I would say that it's ability to think and understand ideas at a higher level. And when I say intellectual warfare, so I would say it's a psychological war where we don't have to use the physical weapons. So we use our brain to implement our thoughts on other people. Right. Is that enough, or shall I elaborate? It's basically, you know, the way every common man think, but when somebody is thinking in a way which affect the entire world, so I think that's intellectual. And when we bring the intellectual warfare in it, so our thinking, when we are thinking something and we are implementing on other people and it's effective their lives as well, so that's the intellectual warfare what's happening with us these days. Brilliant. Thank you so much. Thank you so much, Noreen. No problem. Thanks a lot. बहुत शुक्रिया आपका. Yes. Yeah. Okay. Brother Walid, do you have a question? Yeah. Brother Walid, let me unmute you. Yeah. Brother अस्सलाम Walid, वालेकुम, please. आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी, वो जो पीछे प्रेजेंटेशन हुई थी उसके ऊपर एक पॉइंट मैं बता दूं कि भाई ने आते साथ एक बात की थी कि जब काफी डिस्टरबेंस है ब्रदर आपकी आवाज में और मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि वो ये जी, आवाज नहीं आ रही सही? अब आ रही है, अब क्लियर हेलो, है। आवाज आ रही? ठीक,
हाँ अब ठीक है। जी, जो इससे पहले प्रेजेंटेशन हुई थी जिसके अंदर कैपिटलिज्म के ऊपर बात की थी, तो भाई ने आते साथ एक बात की थी कि जब कैपिटलिज्म राइज हो रहा था तो उस वक्त जो मुसलमानों का सिस्टम था वो इस्लामी नहीं था। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो आपने किस रूल के मुताबिक कहा था कि वो इस्लामी नहीं था? यही असल में हमारे आइडेंटिटी का क्राइसिस है कि हमें ये पता ही नहीं है कि इस्लामी क्या था और इस्लामी नहीं था। जो इस्लाम के मुखालिफ लोग हैं वो यही बात करते हैं कि इस्लाम का सिस्टम सिर्फ 50 साल चला था, उसके बाद नहीं था। आप छोड़ें, ये पुराना हो चुका है। ये एक पॉइंट मैं छोड़ के जा रहा हूँ। और इंटेलेक्चुअल वारफेयर के ऊपर मैं ये एक और क्वेश्चन करना चाहूंगा कि देखें, मौलाना मदूदी साहब, सैयद कुतुब साहब, इनके पीछे बहुत बड़ी एक फॉलोइंग थी, बहुत इन्होंने इंटेलेक्चुअल वारफेयर के ऊपर काम किया, मगर क्या इस्लाम आया? नहीं आ सका। उसकी वजह ये है जब तक जो असूल कुरान ने नहीं ना, कुरान ने जो असूल बताए हैं सिस्टम को लाने के लिए, जब तक उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक इस्लाम नहीं आ सकता। अगर 30,000 लोग भी इस उम्मत में उसको फॉलो करेंगे तो इस्लाम आ जाएगा। Brilliant. Jazakallah khairan, brother. Ali, I think Ali is not here. Ali has Okay. left the session. Yeah, inshallah we will reach out to आंसर कर दूं अगर आप मुझे इजाजत दें थोड़ी सी, तो मैं इसको अगर आंसर कर दूं। Go ahead, sister. मैं सिर्फ छोटी सी इसमें ये बात ऐड करूंगी कि इस्लामिक सिस्टम 50 साल में जो है वो फेल नहीं हुआ। हम लोग मुसलमान फेल हैं। अगर हम यूके में अगर हम रहते हैं तो यहाँ पर टोटली इस्लामिक सिस्टम ही फॉलो किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, बच्चों के लिए फ्री स्कूलिंग होती है, या हमें मेडिकल दिया जाता है यहाँ पर, तो ये सारा सिस्टम तो इस्लामिक था ना, जहाँ पे बैतुल माल से उन लोगों को पैसे दिए जाते थे जिनके पास, जिनकी अर्निंग थोड़ी सी कम होती है। तो इस्लामिक सिस्टम तो फेल नहीं हुआ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग जो हैं वो फेल हो रहे हैं। और उसके आगे से बहुत सारी वजूहात हैं जिसको डीपली आप चाहें तो कर सकते हैं। इट्स जस्ट माय इनपुट। Jazakallah khairan. Okay. Brother Kamar, you can go ahead and unmute yourself and ask your question. Kamar Islam. Brother Kamar Islam, please go ahead, unmute yourself. Okay, let's move on. Amash, you can go ahead and unmute yourself and ask your question. Please keep it related. Walaikum Assalam. Okay, sure. My question is related to the second presentation regarding intellectual warfare. I would just like to ask the presenter, whoever she was, you proposed several solutions regarding how can we climb the ladder of intellectual warfare, right? But I would like to comment, I would like to say that what do you think our education system has a role to play in that? Don't you think by changing our education system, we can actually go quite a long way in overcoming this problem of intellectual warfare? I would actually like the presenter to comment on. Noreen, would you like Jazakallah to khairan. answer? Assalamu alaikum. Is Noreen here? Yeah, Sister Noreen, please unmute yourself. Yes. So your question is about education system. Education system. If I would say here in UK or in Pakistan, is the people. They are the people who are controlling the education system. Of course, education system is the key. Here in UK, education is free till you are in college, and what they do now, they have know that if they have to make a difference, they have to control the kid's brain. So now in our education system, they are introducing their agendas, whether it's LGBT agenda, whether it's nationalism, everything. So what they're doing is politely and slowly, so they are putting their agendas in their education system. Same way, I'll just bring here, when 1 years back, when Imran Khan introduced that we have to read Siratun Nabi in our schools and colleges, that was the thing we need to do. But sadly, I have heard that it's been removed. So definitely, education system is the key. But we need to know how we're going to change it. Are we still going to follow English system in Pakistan? Because if you know, when we're in Pakistan, where do we want to send our kids?
our local school or the school who follows the curriculum of America or UK. So in the end, everything is coming back to us. We are the one who's gonna bring the change. Every single person. Hope it answers your question. Yeah, Jazakallah khairan. Yeah, very, very well said. You know, yeah, we need action both the levels. एक तो हम खुद अपने बच्चों को, you know, सही Islamic, world view देने वाले schools में डालें, and definitely we need to have such schools as well. But बिल्कुल, education system is one of the very important ways how to bring in the Islamic worldview to our future generation. Jazakallah. Okay. We will have some more time. Brother Yasser, if you can go ahead and unmute yourself and ask your question. Yasser. Brother Yasser. Yeah. Hamad. वालेकुम अच्छा, ये मेरे इनसे ये दो क्वेश्चन मैं क्विकली वाइंड अप ये क्वेश्चंस पूछूंगा कि ये प्रेजेंटेशन का पार्ट आप बना सकते हैं या इसका आंसर कर दें कि बेसिकली हम ये चाहते क्या क्या है ये बेसिक क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था उसकी काफ़ी जो है ये जो इस्लामिक चीज़ें इंक्लूड हैं क्योंकि इसका कॉन्सेंसस है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट का डॉक्टर इसरार का भी ये जो इलेक्शन सिस्टम है सारा ये जो है शूरा वगैरह का इसी की रेप्लिका है बेसिकली व्हाट डू यू वांट व्हाट वी वांट बेसिकली टू चेंज आवरसेल्फ क्या ये अगर तो ये सिर्फ वो इंटेलेक्चुअल वारफेयर के ऊपर जो है ये जो है वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली व्हाट वी एक्चुअली वांट क्योंकि इसमें जो जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ये सारी IMS की कि वो उसको दीन को एट द वो सुप्रीम लेवल पे लेके जाना है तो उसके लिए तो बेटर है कि पॉलिटिकल एरिना के अंदर ट्राई की जाए क्योंकि पावर तो इधर कंसंट्रेट है अदरवाइज जो है वो दूसरी तो कोई सेक्टर नहीं है सेकंड पार्ट है कि ये इसको जरा जस्ट फॉर द फूड फॉर थॉट कि ये सिर्फ हम आइसोलेशन में बात कर रहे हैं कि ये इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर करनी है ये हम सबको पता है कि वॉरफेयर चल रही है इस वक्त इंटेलेक्चुअल लेकिन इस वक्त जो मेन थिंग है जो हम मिसालें इलॉन मस्क और ये जो दूसरे वो 2-3 ये बिलियनरिज्म की देते हैं या जो डेवलप्ड एरियाज की दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम बिकॉज वो उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इकोनॉमिकली उनके पास लिबर्टी है उनके पास टाइम है दे आर नॉट वर्ल्ड विद द ब्रेड एंड बटर हमारी यूथ जो है वो स्टैंड है इस वक्त ये फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर नौकरियां नहीं है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है अब वो हम कहते हैं जी कि जनरलाइज्ड होकर सोचें हालांकि वो बंदे को मसला पड़ा हुआ है कि अपनी घर की फैमिली का रन किस तरह करनी है वो पूरी दुनिया का किस तरह हाउ ही कैन थिंक तो वो जो है क्योंकि जॉब्स मिलती नहीं है बिजनेसेस चल नहीं रहे तो इसको किस तरह बिल्ट इन करेंगे ये जो सारे थॉट प्रोसेस के अंदर वॉर हमें पता चल रही है और लोग सेल्फ सेंटर्ड होकर डिसीजन कर रहे हैं तो ये इसका थोड़ा सा अगर कोई ऐड करना चाहे तो ये मैं इसको वाइंड अप करता हूँ आप किसी और को भी टू गिव टाइम टू द अदर्स मेरी तरफ से ये दो चीजें जस्ट फॉर द फूड फॉर द थॉट अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल Walaikum salam. Yes, very, very, well said. Subhanallah, both the points are very, very valid. So, inshallah, we are going, at IMS, हम step wise fashion में जा रहे हैं. पहले हमारा ये task ये था कि हम समझें कि intellectual warfare क्या है. अब हमारा task ये है कि हम ये broad scale पे देखना चाह रहे हैं कि कहाँ से हो रहा है, हम कहाँ उसके ताबे आ रहे हैं. और next हमारा जो next future task आएगा वो इसी के basis पे बना हुआ है कि हम इसे how can we solve this problem so that is actually coming and subhanallah that is that is going to require a lot of research lot of deep thinking deep understanding of our weaknesses our strengths our resources we have and inshallah we'll come up with action plans and solutions so inshallah this is a very big topic and we are having an entire task set up for this jazakallah khair brother Yasser okay we can go with one or two questions more okay so we have some time. Okay, let me go with Zohaib Gul. Please unmute yourself, Zohaib Gul, and ask your question. Assalamualaikum. Walaikum salam. मेरा सवाल इस प्रेजेंटेशन के हवाले से है कि यहाँ पर मतलब मैंने 2-3 प्रेजेंटेशन देखे तो उनमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो कि यहाँ पर होस्ट होते हैं या प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करने वाले होते हैं तो वो कहते हैं कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है मतलब हमें फिक्री जंग में आने की ज़रूरत है तो मेरा सवाल यही है कि हम मतलब ये हम क्यों यहाँ पर हम लगा रहे हैं मतलब हम तो लोग हैं जिस तरह वो लोग कर रहे हैं तो उनके पास तो अपनी नजरिया है अब हमारे मुसलमान ममालिक चाहते ही नहीं है उनके पास नजरिया ही नहीं है यहाँ पर फिक्री जंग में आने के लिए तो फिर हम क्यों करें इस तरह बस यही सवाल है ओके जज़ाकल्लाहु खैरन ओके
Sister Noreen, would you like to take that question? So let me paraphrase the question, make sure we understood that. The question is, why should we participate in the intellectual warfare? ये था question, Brother Zohaib आपका, कि हम क्यों करें intellectual warfare? Brother Zohaib, if you can just unmute yourself, let me get the question right. नहीं मतलब मैं सिर्फ हमारा नहीं, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि उन लोगों के पास जो फिक्री जंग कर रहे हैं और जो मतलब कामयाब भी हुए, तो उन लोगों के पास तो मतलब वो सिर्फ लोग नहीं, उनके पास तो एक नजरिया बन गई। अगर हम अब लोग हैं पर हमारे पास तो नजरिया ही नहीं है, हमारे मुसलमान को ममालिक चाहते ही नहीं है, तो फिर हम क्यों करें, मतलब फिक्री जंग के अंदर हम क्यों जाए? या तो हमें नजरिया बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम इस्लाम के साइड पे है ना, हमारा काम ही ये है कि तो हमें नजरिया बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज वेयर वी आर लैकिंग। आपने प्रॉब्लम तो सही आइडेंटिफाई की है कि हमारा नजरिया अभी इस्लामिक नजरिया फॉल्टी है, फैक्ट है थोड़े कॉन्सेप्ट्स, लेकिन सारी तरीके से नहीं है। जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमको करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके बच्चे हों आगे से, तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। क्योंकि जो एजेंडा चल रहा है, जो आप पाकिस्तान में भी देख रहे होगे, और जो यहाँ से बाहर के मुल्कों से ट्रांसफर हो रहा है पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों में, वो है नस्ल खत्म, नस्ल कुशी का। अगर आप सोचिए थोड़ा गहराई में जाके, तो क्या जरूरत है इसको एलजीबीटी को प्रमोट करने की? क्या जरूरत है उनको, छोटे छोटे बच्चों को बताने की इन चीजों की? कोई उनकी जो सोच है पीछे, वो नस्ल कुशी की है। ना मुसलमान बढ़ेंगे, ना कोई इस्लाम का नाम लेने वाला रहेगा। जैसे पहले भाई ने कहा कि भाई हमारे बहुत टेंशन है हमारे पास, शायद हमारे पास खाने को रोटी भी नहीं होगी, और मैं समझ सकती हूँ इन सारी टेंशन से हम लोग अग्री हैं। लेकिन हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर मैं अपनी मिसाल दूं, अगर मेरे पास दो रास्ते हैं, मैं चाहूं तो बड़े मजे से यहाँ आराम से रहूं, या मैं अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लूं कि मैंने कोशिश करनी है कि उसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा आने वाले लोगों के लिए। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दिया था, वो अकेले थे। उसके बाद आहिस्ता 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 उनके साथ लोग जुड़े, लेकिन उन्होंने जो मुश्किलें सही कि वो ये सोच लेते, क्या जरूरत है भाई हमें ये करने की, इस्लाम लेके आने की, तो शायद आज मैं और आप उनका नाम लेने वाले ना होते। बहुत मुश्किल होता है अपने खुद से जिहाद करना पहले, और उसके बाद जाके तो बाहर करना बड़ा मुश्किल है ये। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो भी मर जाएंगे, करेंगे तो भी मर जाएंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन शायद हम ये कह सके खड़े होके कि भाई कोशिश की थी। That's it. Jazakallah khairan. Yeah, so basically, we want to, keep Islam हमारे बच्चों तक पहुंचे, and then हमारा काम ही है ना कि इस्लाम को दुनिया में नाफिज करें. So that is the main role. So इसलिए we have to participate in this. Okay, inshallah. I think it is okay. Brother Mahin, can you wind up now? Yes, sure. Thank you guys. Thank you so much for participating and joining. आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इंशाल्लाह आज ही. And thank you so much again. Thank you so much. Jazakallah khairan for participating and engaging in the questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.